हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन का डीबी और मेडिकल का लगातार यहाँ पे डीबी शेड्यूल आ रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन के मेडिकल टेस्ट के ऊपर। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहे थे कि आखिर मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होता है, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात कर ले चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर ले, कैसे आपका मेडिकल टेस्ट है जो कि कंडक्ट किया जाएगा रेलवे अस्पताल में, क्या क्या चेक होगा, क्या नहीं चेक होता है, A3, B1, B2, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे कैंडिडेट को मिलते हैं, किनको A3 मिलेगा, किनको B1 मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं। मेडिकल अनफिट होने पर क्या छात्र को रीमेडिकल दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र के साथ क्या होगा, उनको कौन सा मेडिकल फिटनेस मिलता है, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि 11 जोन का यहाँ पे डीबी मेडिकल का शेड्यूल आ चुका था और ये 12वां जोन का भी आ चुका है, जिसमें देख सकते हो भोपाल जोन और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जारी हुआ है। और यहाँ पे बात करें तो इनका जो डीबी डेट रखा गया है कुछ इस प्रकार से ये डेट है। यहाँ पे 8/4/2025 के डेट में इनका डीबी है जो कि होने वाला है। तो यहाँ से रोल नंबर मिला लीजिएगा। और इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जब डीबी आपका हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा डीबी हो जाने के बाद। ठीक है, तो एक ही साथ आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है डीबी के लिए और मेडिकल के लिए। ठीक है, जिस दिन डीबी होता है उसके नेक्स्ट डे मेडिकल टेस्ट के लिए आपको भेजा जाएगा। एक मेडिकल मेमो प्रोवाइड करा दिया जाता है और उस मेडिकल मेमो में रेलवे अस्पताल का नाम मेंशन रहेगा। उसी रेलवे अस्पताल में जाके आपको मेडिकल कंडक्ट कराना होता है। 24 रुपये आपको चार्ज देने होंगे इस मेडिकल मेमो के। चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, और कैसे कैसे मेडिकल टेस्ट आपका होगा और कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। इससे पहले बात कर लेते हैं, एक छोटी सी अपडेट है डीबी के एडमिट कार्ड को लेकर के। तो भोपाल जोन के वेबसाइट पे आज ही एक अपडेट आया है दोस्तों। क्लिक हियर लिंक फॉर डाउनलोडिंग ऑफ इको लेटर ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 कैटेगरी 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो लिंक है एक्टिवेट कराया गया है डीबी का इको लेटर डाउनलोड करने को लेकर के। तो इस लिंक से सारे जोन के छात्र हैं जो कि देख सकते हैं। और जैसा कि रेलवे ने पहले ही बता दिया है कि जिस दिन आपका डीबी रहेगा उसके 10 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड हैं जो कि जारी किए जाएंगे। तो अभी तो लिंक प्रोवाइडेड है, इस लिंक से एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। अगर डीबी का इको लेटर आया होगा तो बताइएगा और उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको फॉलो करना है। अगर नहीं आया होगा तो वेट करना होगा, क्योंकि 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड है जो कि यहाँ पे डीबी वाला आ जाएगा। तो जिनका जिनका आ गया होगा वो चाहो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा। अब दोस्तों बात करें टेक्नीशियंस की मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो टेक्नीशियन में खास करके दोस्तों यहाँ पे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड भी है। ठीक है, इतने तरह के पोस्ट आपके दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें पोस्ट वाइज बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में बात करें तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पास करना होगा। जो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं ला पाएंगे, जैसे कि A3, B1, B2, C1, B1 चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले को। अगर जिनका A3 भी आता है तो वो भी फिट माने जाते हैं। A3 मतलब आपका B1 से अच्छा है तो आपको नौकरी मिलेगी, B1 है तभी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन B2 जिनका आ गया उनके लिए खतरे की घंटी है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरह से जिनका C1 आ गया उनको भी दोस्तों नौकरी नहीं लग पाएगी, क्योंकि मेडिकल का रोल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे रेलवे में। जितना पेपर देने में आपको मेहनत लगी है उससे कहीं ज़्यादा समझिए कि मेडिकल भी आपको पास करना ही होता है। ठीक है, तो B1 पास करना होगा। इसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बात करें तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल रहा है। देखिए क्रेन ड्राइवर में B2 है, B2 लोअर होता है। A3 टफ मेडिकल है, इससे थोड़ा सा लो B1 है, इससे लो B2 है, सबसे लो मेडिकल C1 है। आगे यहाँ पे देखा जाए तो ये सारे जो पोस्ट हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ये सब में देखिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड ही मांगा गया है। यहाँ पे देखिए ये सारे कैटेगरी वाले पोस्ट में भी B1 मेडिकल मांगा गया है। यहाँ पे एक पोस्ट देखिएगा ट्रैक मशीन वाली पोस्ट कैटेगरी 16 वाली, इसमें हाईएस्ट मेडिकल टेक्नीशियन में A3 मांगा गया है। ये टफ होता है थोड़ा। ठीक है, इसमें भी चर्चा करेंगे कि किनको A3 मिलेगा। जिनको A3 नहीं मिलेगा उनको ट्रैक मशीन वाली पोस्ट नहीं मिल पाएगी। तो टोटल जो 18 पोस्ट हैं शुरुआती दौर में दिए गए थे, इसमें आपका ये सारा मेडिकल है। वही देखिए बाद में कई सारा कैटेगरी का जो पोस्ट ऐड हुआ था उनकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड थी वो दोस्तों लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड थी, क्योंकि ये सारे प्रोडक्शन यूनिट के पोस्ट थे और वर्कशॉप वाले पोस्ट थे। तो ये राहत भरी खबर थी कि कई सारे छात्र का जो C1 मेडिकल मिलेगा उनको भी जॉब मिलेगी। और ये सारे पोस्ट जो है कैटेगरी वाले 19 से लेकर के नीचे जितने भी पोस्ट हैं कैटेगरी, ये सब दोस्तों C1 मेडिकल स्टैंडर्ड का आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा।
देख रहे हो यहाँ पे एक क्रेन ड्राइवर वाला B2 मेडिकल वाली है और बाकी सब आपको C1 मेडिकल वाला मिलेगा। जैसे वेल्डर में भी C1 का पोस्ट है, आपका जो पेंटर में भी है, मशीनिस्ट में भी है, आपका दोस्तों फीटर में भी है, टर्नर में भी है, इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में भी है, डीजल मैकेनिक में है। सबका वर्कशॉप वाला जो पोस्ट है किसी किसी जोन में है, किसी किसी जोन में नहीं भी है। तो जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आपको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलने पे भी नौकरी मिलेगी। और जिस पोस्ट पे आप लोग क्वालिफाई हुए हो उस पोस्ट का मेडिकल आपको पास करना होगा, तभी आपको पोस्ट मिलेगा। अगर दो से ज़्यादा पोस्ट पे या फिर एक से ज़्यादा पोस्ट पे क्वालिफाई हुए हो तो कम से कम सारे पोस्ट का मेडिकल पास हो गए तो पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दूसरा पोस्ट भी मिल सकता है जिसका मेडिकल आप लोग पास हो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये सारे मेडिकल होते क्या हैं और कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए क्या क्या चेकअप आपका होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, जो सबसे टफ एक तरह से है यहाँ पे टेक्नीशियन के टर्म में। ऐसे तो A2 मेडिकल भी हो जाता है जो कि स्टेशन मास्टर के लिए मांगा जाता है, और A1 मेडिकल यहाँ पे ALP के लिए मांगा जाता है, और ए वाली सबसे टफ मेडिकल मानी जाती है, लेकिन टेक्नीशियन में A3 ही हाईएस्ट मांगी जा रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो तरह का टेस्ट होगा सभी छात्र का। पहले तो जनरल फिटनेस टेस्ट होगा जो कि सभी कैंडिडेट के लिए सेम होगा, A3 B1 आपका B2 C1 सब के लिए। ये तो जनरल फिटनेस फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट होगा। और इसके बाद आई का टेस्ट होता है, विजन टेस्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आई का टेस्ट आप पास कर गए तो समझिए कि 90% मेडिकल दोस्तों आपका सही हो गया, यानी कि समझिए कि क्लियर कर लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आई वाला ही टेस्ट होता है। अब दोस्तों आई वाला टेस्ट हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि आखिर फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट जनरल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या टेस्ट लिया जाता है, जो कि सारे कैंडिडेट चाहे मेल फीमेल हो सभी से वो टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए वो पहले देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे आई वाला टेस्ट देखेंगे एक एक करके। अब देखिए जनरल फिटनेस टेस्ट में यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले रेलवे अस्पताल में दोस्तों आप लोग जाइएगा मेडिकल मेमो लेकर के, तो आपसे यहाँ पे ब्लड सैंपल मांगा जाएगा, और ब्लड सैंपल से वो लोग कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि चेक करेंगे। और खास करके जो 27 ईयर प्लस के जो कैंडिडेट होते हैं उनसे यहाँ पे शुगर का टेस्ट करते हैं। ठीक है, 27 साल से नीचे आप लोग हो तो ज़्यादा ऐसा नहीं होता है केसेस, लेकिन 27 से ऊपर वाले हैं उनको कंपलसरली यहाँ पे शुगर टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए शुगर टेस्ट में कई सारे छात्र का क्वेरी जाता है कि सर मेरा शुगर है तो क्या दिक्कत होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक लिमिट होती है, जैसे बहुत ज़्यादा अगर शुगर का केस है तो ऐसे केस में ही प्रॉब्लम होता है, या फिर अनफिट कर सकते हैं या फिर दूसरा मेडिकल दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल तरीके से देखा जाए आजकल का जैसा खान पान और बाकी सारी चीज़ें हैं, केमिकल वाली फूड और बाकी सारी चीज़ें, कि बच्चों में दोस्तों आजकल शुगर हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल शुगर रहे तो ऐसे केस में बाहर कर देंगे या फिर अनफिट कर देते हैं। 2018 से मैं सारा कुछ मेडिकल कवर कर रहा हूं, मुझे ऐसा केस नहीं मिला कि जिनका नॉर्मल कोई शुगर का केस हो और उनको बाहर कर दिया गया हो या फिर लोअर मेडिकल दिया। जिनको सच में बहुत ज्यादा शुगर वाली बीमारी या फिर दिक्कत है उन्हीं को यहाँ पे है जो कि लोअर मेडिकल देता है, पूरी तरह से अनफिट नहीं करते हैं ये लोग भी। ठीक है, तो 27 साल से ऊपर वाले छात्र हैं जिनका शुगर टेस्ट भी ये लोग करेंगे, यही ब्लड सैंपल लेकर के। तो ब्लड सैंपल तो सभी छात्र को देना ही होगा। इसके बाद यूरिन टेस्ट होगा, जो कि यूरिन का सैंपल आपसे लिया जाएगा और यूरिन का टेस्ट होगा। इसमें से भी कुछ कुछ बीमारी जैसे होगी तो चेक ये लोग कर लेते हैं, बाकी इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सरे ऑफ चेस्ट, ये मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट का पहले एक्सरे ऑफ चेस्ट लिया जाएगा, और इससे एक चीज़ निकलती है। हालांकि दो चीज़ का ये लोग चेक करते हैं यहाँ पे, एक तो जो रिब केज होता है, रिब केज की जो हड्डियाँ हैं उसमें ब्रेकेज तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीज़ को देख लेते हैं, और चोट उट तो नहीं लगी है भयानक कोई ऐसी जो कि ठीक ना हो पाए। और दूसरी चीज़ जो लंग्स का है उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे डेटा है जो कि निकल के आ जाता है, एक्सरे लेने से पता चल जाता है कुछ बीमारी या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो तो। ठीक है, बट एक्सरे चेस्ट का लेने से कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। ठीक है, इसके ईसीजी टेस्ट होता है, और ये ईसीजी टेस्ट भी सभी छात्र का यहाँ पे होता है। तो ये भी आपका रेलवे अस्पताल में हो जाएगा, कहीं कहीं पे नहीं रहेगा तो बाहर भी यहाँ पे भेजा जा सकता है। मैक्सिमम का रेलवे अस्पताल में ही ईसीजी टेस्ट वो लोग कर लेते हैं, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद ब्लड प्रेशर का टेस्ट होता है दोस्तों, बीपी टेस्ट होता है। अब बीपी टेस्ट में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक होता है हाइपरटेंसिव रेंज। अब देखिए हाइपरटेंसिव रेंज का डेफिनेशन अलग अलग मेडिकल कंडीशन में अलग अलग होता है, कोई डिपार्टमेंट कुछ मानती है, कोई कुछ मानती है। रेलवे की मैं बात करूं तो 140/90 से अगर प्लस है, ज़्यादा है या फिर इतना है तो रेलवे क्या बोलती है, हाइपरटेंसिव रेंज मानती है। और ऐसे में दोस्तों आपको अच्छा मेडिकल नहीं मिलेगा, आपको लोअर मेडिकल दे दिया जाता है। हो सकता है आपको B2 दे दे, हो सकता है C1 दे दे। ठीक है, अनफिट नहीं करते हैं, लोअर वाली दे देते हैं, या फिर हो सकता है अनफिट भी कर दें, वो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर इससे कम है, जैसे किसी का 138/90 है तो ये चल जाएगा, 138/88 है, 135/80 है, तभी चल जाएगा। लेकिन 140/90, ठीक है,
इससे ज़्यादा हुआ या फिर इससे प्लस हुआ या फिर इसके बराबर भी है, तब हाइपरटेंसिव के रेंज में रेलवे मानती है और ऐसे केस में दोस्तों आपको लोअर मेडिकल दे सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे माना जाता है। और देखिए ध्यान रहे, जब आप लोग टेस्ट देने जाइएगा तो वहां पे चेक करेंगे तो ऐसे ही दोस्तों छात्र डरे रहते हैं कैंडिडेट, और जिनका नॉर्मल भी ब्लड प्रेशर रहता है उनका भी हाई हो जाता है डर के चलते। बट रेलवे के जो डॉक्टर होते हैं इतना ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं कि आपका दोस्तों एक बार की रीडिंग से फाइनल नहीं मानते हैं। कम से कम दोस्तों 4 से 5 बार रीडिंग लेते हैं, रीडिंग वो भी एक एक घंटे के अंतराल पे। जैसे अभी आपका चेक किया, मान लेते हैं कि निकल गया 140/90, तो डरने की बात नहीं है। आपको बोला जाएगा कि शांत रहिए, नॉर्मल रहिए, कुछ नहीं होता है, इतना टेंशन में मत रहिए, आपका सब सही हो जाएगा। इसके बाद 1 घंटा का वेट मिलेगा दोस्तों और इसके बाद दोबारा चेक करेंगे। हो सकता है कि आपका 135/80 निकल जाए, 135/88 आ जाए, तब आपको पास कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है केस, बहुत बार ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मेरा 5 बार चेक किया तो 5वीं बार में मेरा सही आया, चौथी बार में मेरा सही आया, मेरा दूसरी बार में सही आया। कई छात्र का पहली बार में आता है। उनका मकसद ये नहीं है कि आपको मेडिकल टेस्ट से बाहर कर देना है, वो तो 1:1 में बुलाए हैं, वो तो चाहेंगे कि मेरा सारा कैंडिडेट मिल जाए, लेकिन मिलते नहीं है। कुछ छात्र मेडिकल में अनफिट होते हैं, कई कारण हो सकते हैं उसकी वजह से, लेकिन बीपी में आपको कम से कम 3 से 4 या 5 बार मौका देते हैं। और इसके बाद अगर 5 बार रीडिंग में बार बार सेम टू सेम आ रहा है रिजल्ट, तब तो हाई ब्लड प्रेशर का मानेंगे ही वो लोग कि रियल में हाई ब्लड प्रेशर का केस है, और ऐसे केस में आपको लोअर मेडिकल दे सकते हैं या फिर अनफिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डरने की बात नहीं है, जिनका सही है उनको नहीं डरना है। इसके बाद आई का SRI टेस्ट है, जिसमें डिस्टेंट विजन है, नियर विजन है, कलर विजन है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्टेंट विजन में दोस्तों यहाँ पे जो है 6 मीटर की दूरी पे, जैसे यहाँ पे रहेगा एक डेस्क सा बड़ा सा ऐसे लंबा सा रहेगा, और आपको ये 6 मीटर की दूरी पे एक टूल पे खड़ा करके, और आपसे क्या है जो पूछा जाएगा, यहाँ पे कुछ दिखाए जाएंगे और आपसे खड़ा करके एक आंख को बंद करवाया जाएगा और पूछा जाएगा, एक आंख से देखने के लिए बोला जाएगा। और खास करके जो लेटर होता है अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं, ABCD ऐसे, और रेलवे परंपरागत तरीके से चलती है, तो यहाँ पे लकड़ी का बना होता है दोस्तों। खास करके ज़्यादातर में C दिखाते हैं, ये जो C है ना, C लिखा रहता है लकड़ी का, इसको दिखाएंगे, बड़ा रहेगा और बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, और इसको दिखाएंगे ऐसे कि ये जो सी का आकार है इसका फेस किस तरफ खुला है, तो आप बताइएगा, आपको दिखेगा तो कि राइट तरफ, लेफ्ट तरफ, या फिर साउथ तरफ, या फिर नॉर्थ तरफ, ऐसे भी कर देंगे। सी को बोलेंगे कि अप तरफ, तो बोलना है कि अप के तरफ। पहले छोटा लेटर दिखाएंगे, फिर छोटा वाला देखने में असमर्थ रहिएगा, फिर इससे बड़ा वाला दिखाएंगे, फिर इससे बड़ा वाला दिखाएंगे। जो देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देंगे। 6/6 देना होगा, चाहे 6/9 देना होगा, चाहे 6/12 देना होगा, चाहे 6/36 देना होगा, 6/18 देना होगा। ये इसी लेटर पे डिपेंड करता है। सबसे छोटा वाला देख लीजिएगा और सही सही बता दीजिएगा, जिस तरफ फेस करें सी का, या फिर कुछ और भी दिखा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में अभी तक मैंने देखा है कि ये जो लकड़ी का सी बना होता है इसी को बड़ा छोटा करके ऐसे दिखाते हैं। कभी कभी एस भी दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से उसका फेस खुला है, ऐसे करके बताना होता है सही सही से। ठीक है, तो ये डिस्टेंट विजन का चेक करते हैं। इसके बाद देखिए नियर विजन का चेक होता है। तो नियर विजन में आपके नज़दीक कोई बुक रखेंगे और इसमें बहुत छोटे छोटे लेटर में दोस्तों बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। इसको काफ़ी नज़दीक आंख के ला करके आपसे पढ़वाया जाएगा। और ह्यूमन आई की जो टेंडेंसी होती है कि सबसे कम डिस्टेंस कितना में हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, वही ये लोग चेक कर लेते हैं कि नियर विजन का तो कोई केस नहीं है, इसमें मैक्सिमम लोग पास कर जाते हैं। डिस्टेंट विजन में चूंकि A3 मेडिकल में अलग मांगा जाता है, B1 में अलग मांगा जाता है, B2 में अलग मांगा जाता है, C1 में अलग मांगा जाता है। जैसे किन्हीं का एक आंख का 6/36 आ गया तो ऐसे केस में इनको C1 दे देगा। ठीक है, ये सब नहीं मिलेगा। इसी तरह से किन्हीं का 6/12 आ गया तो इनको B2 दे देगा, B1 दे देगा। इसी तरह से किन्हीं का 6/6 आ गया तो ऐसे केस में इनका बहुत अच्छा माना जाता है 6/6। 6/9 भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, और दोनों आई का आना चाहिए। जैसे एक आई का आपका मान लेते हैं आ रहा है 6/6 और दूसरे आई का 6/36, तो ऐसे केस में भी अनफिट कर सकते हैं और C1 मेडिकल दे सकते हैं। एक आई का 6/6 आ रहा है और दूसरे आई से 6/9 आ रहा है, तब भी सही है। ठीक है, एक आई का 6/9 दूसरे आई का 6/9 आ रहा है, तब भी सही है। ये हम लोग देखेंगे A1 B2 B1 ऐसे करके उसमें क्या क्या लिखा है। तो नियर विजन भी देख लिया कि नियर बाई आपको छोटे छोटे अक्षरों में बुक एक रखती है, उसको पढ़वाया जाता है। 8वां नंबर पे कलर विजन का टेस्ट आपका होगा। अब कलर ब्लाइंडनेस वाली टेस्ट होती है और कई सारे छात्र इसमें दिक्कत होता है। कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र होते हैं, उनको लोअर मेडिकल का सामना करना पड़ता है। जैसे देखिए ये रहता है दोस्तों इशियारा बुक, और इसी को ये लोग पढ़वाते हैं कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र को, और कम से कम 10 से 12 पढ़वाते हैं। जैसे बोला जाएगा कि इसमें क्या है, तो दिख रहा है कि 12 है,
इसी तरह से देखा जाए तो इसमें बोल देंगे क्या है, तो इसमें यहाँ पे बताना होगा कि 3 है। कई बार क्या होता है कि वर्ड तो बताते हैं, जैसे इसमें बोला जाए 71 है, इसमें 5 है। इसी तरह से कई बार यहाँ पे बोला जाएगा, आपको पेन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ड्रॉ करके देखो, तो ये वाले मान लेते हैं देते हैं, तो इसमें क्या करना है, ड्रॉ, इसमें बताना है कि क्या चीज़ें हैं, तो ऐसे करके आपको ड्रॉ करके दिखाना होता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल भी हो सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, कम से कम 10-12 दिखाएंगे, इसमें से मैक्सिमम सही बताते हो तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं माना जाता है। आधा सही आधा गलत बताते हो तो माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस माना जाता है। और एक आध दो सही बता रहे हो, सब गलत बता दे रहे हो, तो ऐसे केस में आपको कलर ब्लाइंडनेस का केस मान लिया जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस जो छात्र आएंगे उनको दोस्तों यहाँ पे माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस, यानी आधा पढ़ लेंगे आधा नहीं पढ़ेंगे, यानी कुछ कुछ पढ़ भी सकते हैं, कुछ कुछ नहीं भी सही। तो ऐसे में B2 मेडिकल स्टैंडर्ड भी मिल सकता है। और जो सारे गलत बता देंगे या फिर एक दो सही करके सब गलत बता दे रहे हैं, ऐसे केस में उनको यहाँ पे C1 मेडिकल मिल जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले जो छात्र हैं वो थोड़ा सा सचेत रहें। ऐसे छात्र को दोस्तों B2 या फिर C1 मेडिकल ही मिलेगा। और ऐसे कोई छात्र टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में है कलर ब्लाइंडनेस वाले, तो उनके लिए बुरी खबर एक तरह से है कि मेडिकल में अनफिट किया जा सकता है। ठीक है, और कर ही देते हैं मेडिकल में अनफिट कलर ब्लाइंडनेस वाले को। और इसी तरह से जो टेक्नीशियन 3 में भी हैं, जो ऐसे पोस्ट पे क्वालिफाई हैं जिनका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा कलर ब्लाइंडनेस होने पे। अब नेक्स्ट है फील्ड ऑफ विजन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी दूरी से दोस्तों एक आई क्लोज करके और यहाँ पे दिखाया जाता है आँख, जैसे हमारी जो आई होती है, एक आई का जो कितना फील्ड ऑफ एंगल क्या है आई का, वो देखते हैं कि ज़्यादा दूर तक दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, जो नॉर्मल है वो। जैसे कोई छात्र होते हैं उनका यहाँ पे बहुत कम, जैसे फील्ड ऑफ एंगल ए है और आंख का, तो उनका दिखाई दे रहा है बस इतना ही दिख रहा है, इतना, तो ये गलत है, ऐसे में दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये फील्ड ऑफ विजन टेस्ट भी ये लोग करते हैं, तो इसको भी ध्यान रखें। दोनों आई का एक एक करके बंद करके चेक कर लेते हैं। इसके बाद लेजर सर्जरी टेस्ट। अब देखिए कई सारे लेजर करा के जाते हैं, लेसिक सर्जरी या फिर कोई आई का सर्जरी करा के जाते हैं, तो उनका कैसे होता है। तो सबसे पहले जाइएगा तो आई का टेस्ट होगा, वहीं पे दोस्तों ड्रॉप, एक ड्रॉप है जो कि आपके आंख में डालेंगे। अब कोई सर्जरी रहेगी तो पता चल जाता है फ्रेंड्स, तो इसी से पकड़े जाते हैं। तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पे होती है। हालांकि इस बार लेजर सर्जरी जो कराए हैं और लेसिक सर्जरी, उनको फायदा मिलेगा, जो थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से। ठीक है, आगे यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोसिल टेस्ट, जो मेल कैंडिडेट हैं उनका हाइड्रोसिल टेस्ट भी होता है। और जाइएगा आप लोग यहाँ पे, जब मेडिकल टेस्ट होगा तो डॉक्टर के समक्ष आप लोग जाइएगा, तो वहाँ पे पूरा कपड़ा उतरवा दिया जाता है, पूरा एक तरह से देखा है तो न्यूड कर दिया जाता है, और तब ये हाइड्रोसिल का टेस्ट भी यहाँ पे करते हैं। कुछ कुछ जोन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फ्रेंड्स हो सकता है अंडरवियर में भी रहने दे, वहाँ पे ही चेक कर लें, लेकिन मैक्सिमम जोन में यहाँ पे न्यूड कर ही देते हैं, पूरे कपड़े उतरवाते हैं। हाइड्रोसिल टेस्ट में वही दोस्तों देखा जाता है कि यहाँ पे कोई केस तो नहीं है हाइड्रोसिल का, कोई बड़ा मतलब पानी का जो फ्लूइड है कोई ज़्यादा तो नहीं हो गया, नॉर्मल रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा अगर रहा हाइड्रोसिल का केस, तो ऐसे केस में आपको दोस्तों रीमेडिकल दिया जाएगा, पेंडिंग डाल दिया जाएगा। आपको 6 महीने का समय मिलेगा, 6 महीने में बोला जाएगा ऑपरेशन करा करके आइए, दोबारा मेडिकल लिया जाएगा, आप पास कर गए तो आपको नौकरी यहाँ पे मिल जाती है। तो कोई डरने की बात नहीं है हाइड्रोसिल भी है तो, क्योंकि अगर यहाँ पे रीमेडिकल पक्का मिलता है सभी को, हाइड्रोसिल वाले को। इसके बाद हर्निया या फिर पाइल्स का टेस्ट यहाँ पे करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें दोस्तों उठक बैठक कराते हैं, कम से कम 12 से 15 बार उठक बैठक कराएंगे। और ऐसे केस में किन्हीं का पाइल्स का कोई दिक्कत होगा तो पता चल ही जाता है, दिक्कत होता है पाइल्स वाले को, चाहे कुछ भी उठक बैठक करने में या फिर कुछ ब्लीडिंग का कुछ इशू ऐसा होता है तो। ठीक है, तो ये टेस्ट भी यहाँ पे करा लिया जाता है। और ऐसे केस में भी दिक्कत होता है, तब भी दोस्तों आपको 6 महीने का समय मिलता है पेंडिंग डाल के मेडिकल पेंडिंग कर देते हैं, और 6 मंथ के बाद आपको सर्जरी करा के आना पड़ता है, और दोबारा दोस्तों यहाँ पे रीमेडिकल होगा, पास हो जाएगा, आपको नौकरी यहाँ पे मिल जाती है। आई वाले में एक और टेस्ट होता है जो कि एक अंधेरे कमरे में दोस्तों ले जाया जाता है, और वहाँ पे कई तरह के बल्ब आपको जला के दिखाए जाएंगे, जैसे येलो कलर का, वाइट कलर का, यहाँ पे ग्रीन कलर का, रेड कलर का, और आपको पहचानना होता है। बड़ा जल्दी वो कलर बुझेंगे, बढ़ेंगे, ऐसे करके ग्लो करेंगे, और आपको बताना होता है कि कौन कौन सा कलर यहाँ पे जल रहा है। तो आई में कुछ इस तरह का दिक्कत है, जिसे कलर पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केस में कैंडिडेट फंस जाते हैं। और जिनका सब कुछ सही है वो सही बता देंगे। तो यही सारे मेन टेस्ट हैं जो कि आपके यहाँ पे होते हैं। 2 और टेस्ट में बताऊंगा। एक तो दोस्तों आपका यहाँ पे देखा जाता है खास करके जो कान का टेस्ट, सुनाई सही से दे रहा है कि नहीं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे जो चेयर पे बैठे हो या फिर टूल पे बैठे हो, तो एक कान को बंद कर दिया जाता है, और आपके पीछे एक डॉक्टर चले जाते हैं, कुछ बोलेंगे आपको हल्के आवाज में, तो आपको एक कान से सुन लेना है और बता देना है। फिर दूसरे कान को बंद कर दिया जाएगा और एक कान खुला रहेगा, कुछ बोलेंगे, बहुत नजदीक ही रहते हैं, तो इसमें भी मैक्सिमम पास होते हैं। जिनका दिक्कत होगा उन्हीं को प्रॉब्लम होता है, बाकी किसी छात्र को डरने की जरूरत है ही नहीं, बहुत नॉर्मल सा टेस्ट है। एक और टेस्ट आपका होता है दोस्तों तीथ वाला।
तो टीथ में क्या करते हैं, वो दांत देखते हैं कि आखिर जो कैंडिडेट के जो टीथ हैं उसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो संक्रमण वाली है और लगातार उनकी बीमारी बढ़ रही है। जैसे किसी किसी कैंडिडेट के क्वेरी आते हैं कि सर मेरा 2 दांत टूटा हुआ है, क्या दिक्कत होगा, बाहर करेंगे? नहीं फ्रेंड्स, नहीं बाहर करेंगे। 3 दांत भी आपका टूटा है तब भी बाहर नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी संक्रमण की बीमारी है, जैसे पान गुटखा मसाला कोई ऐसे खाने वाले हैं, तो उनको भी दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपका कोई ऐसी संक्रमण बीमारी नहीं है जिससे लगातार बढ़ते जा रही है और दिक्कत आगे होगी। सब कुछ कंट्रोल में है, सही में है, तब ठीक है, डरने की बात नहीं है, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है। मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि दांत की वजह से किसी को बाहर किए हैं। हाँ, भले हिदायत दिया गया है, कुछ डांटा गया है, बोला गया है, वो दूसरी बात है, लेकिन इसके लिए बाहर नहीं करते हैं। और एक कान वाला भी मैंने बता दिया आपको, इसके लिए दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कुछ कुछ कैंडिडेट के सवाल आते हैं कि सर क्या फ्लैट फुट चेक होता है क्या? फ्लैट फुट, नॉक नी, ठीक है, तो ये तो दोस्तों चेक नहीं होगा आपका, लेकिन साउथ वाला कुछ कुछ जोन होता है, साउथ का जोन जो होता है वहां पे शायद कुछ चेक कर सकते हैं, क्योंकि सुनने में आता है चेन्नई जोन या फिर कुछ और जोन, बेंगलोर जोन है, कुछ कुछ ऐसे चेक कर लेते हैं फ्लैट फुट नॉकनी का। लेकिन मैक्सिमम जोन में एक केस नहीं आता है, फ्लैट फुट नॉकनी का इतना नहीं देखा जाता है। खास करके ये सारी टेस्ट आरपीएफ में होती है, कांस्टेबल में और सब इंस्पेक्टर वाले में, तो इस चीज से बचे रहें, ये चीज आपका नहीं होगा, मैं भी बता दिया। और इसके बाद देखा जाए तो एक आता है कि सर मेरा हाथ टूटा हुआ है, हाथ टूट गया है या फिर पैर टूटा गया है और उसमें रॉड लगी है, क्या उससे दिक्कत होगा? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका रॉड लगा है, सब कुछ ठीक है, प्लास्टर हो गया है आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब सही से वर्किंग में है, मूवमेंट हो रही है हाथ की पैर की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आ जाते हैं कि किनको A3 मेडिकल मिलेगा, किनको B1 मेडिकल मिलेगा, किनको B2 मेडिकल मिलेगा। तो सबसे पहले A3 में आ जाते हैं। तो ये सारी फिजिकल फिटनेस देख लिया, इसमें आई का भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें देखिए आई का जब चेक होगा आपका डिस्टेंट विजन, तो इसमें बोला गया है कि विद और विदाउट ग्लास डिस्टेंट विजन आपका आई का 6/9 होना चाहिए। यानी कि आप लोग जो चश्मा पहनते हो उनके लिए भी ये अच्छी खबर है, वो चश्मा पहन करके या फिर विदाउट चश्मा पहने, आपके आंख का डिस्टेंट विजन 6/9 और दूसरे आई का 6/9 आनी चाहिए। वही मैंने बताया 6 मीटर के डिस्टेंस पे आपको एक आंख बंद करके दिखाया जाएगा, कोई लेटर सी हो या फिर ए हो, बी हो, पूछा जाएगा कि किस तरह से इसका फेस खुला है, कौन सा लेटर है, तो आपको जवाब देना होगा। तो एक आई का 6/9, दूसरे आई का 6/9 आ गया तो आपका यहाँ पे काम बन गया, यानी कि आप पास हो गए। पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सीड 2 डायोप्टर, और चश्मा लगा के जो यहाँ पे करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उनका पावर ऑफ लेंस है जो कि 2 डायोप्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, जिनका हाई पावर का चश्मा है वो यहाँ पे बाहर हो जाएंगे, A3 मेडिकल नहीं मिलेगा, दूसरा मेडिकल दिया जाएगा। तो एक चीजें हैं, एक चीज और है, जितने भी कैंडिडेट चश्मा लगाते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ले लें, जहां से आपने चश्मा बनवाया है वो नया प्रिस्क्रिप्शन ले लें कि आपका जो चश्मा बनाया हो कितने पावर का है, और एक रसीद जो होती है, रिसिप्ट होती है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आप लोग चश्मा बनाते हो ना, जो स्पेक्टिकल्स होती है पावर वाली, तो उनसे उनकी रिसिप्ट है वो लगेगी आपकी, और जो लेके नहीं जाएंगे उनको वहीं पे दोबारा परेशान किया जाएगा, भेजा जाएगा कि आप मुझे लेके दो, वहाँ पे जहाँ डीवी देने जाइएगा वहाँ के डॉक्टर से मिलकर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के सब कुछ यहाँ पे एक रसीद लेनी होगी चश्मे की, नई चश्मा भी हो सकता है बनाना पड़ जाए। इसलिए घर से ही ऐसे चश्मे वाले छात्र हैं जो कि अपना डॉक्टर से बनवा करके लेके जाइएगा कि हाँ हमारा जो चश्मा है वो 2 डायोप्टर का ही है, मेरा ज़्यादा आई खराब नहीं है और मेरा ये चश्मा लगता है, ठीक है। ये सब सचेत हो जाइए फ्रेंड्स, ऐसे दिक्कत का सामना छात्र करते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता दिया। आगे देख लेते हैं नियर विजन, जो 0.6 होता है जो चेक करते हैं, वही बोला मैं कि आंख के बहुत नज़दीक छोटी छोटी अक्षरों वाली बुक दे देंगे, उसको पढ़ने के लिए बोला जाएगा, इसमें सब लगभग पास हो जाते हैं। इसके बाद देखिए मस्ट पास कलर विजन, अब देखिए यही बोला कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट आपको पास करना होगा। कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं उनको A3 नहीं मिलेगा, यानी A3 कौन सा पोस्ट है, ट्रैक मशीन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, तो ये पोस्ट चाहिए तो आपको ये सारी कंडीशन फॉलो करनी होगी, कलर ब्लाइंडनेस को ये पोस्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद है बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेजोपिक विजन। अब बाइनोकुलर विजन में यही मैंने बताया कि एक कैंडिडेट है, फील्ड ऑफ विजन देखा जाता है कि आंख को बंद करके एक आंख से कितना एंगल तक आप लोग देख सकते हो नॉर्मली, अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई बहुत कम एंगल से देख रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। नाइट विजन में मैंने बताया जो बल्ब दिखाए जाते हैं अंधेरे कमरे में लेके ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन ऐसे करके आपको सही सही बता देना होता है। मेजोपिक विजन में देखा जाता है कि कोई जो वस्तु है, आप यहाँ पे हो खड़े, ठीक है, कुछ दूरी पे एक वस्तु रखा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये वस्तु यहाँ पे है या फिर कहाँ पे है, तो जिनका आंख सही होता है दोस्तों वो सही पोजीशन पे बताएंगे वस्तु को, लेकिन कुछ कुछ आंख ऐसा होता है किसी किसी कैंडिडेट का जो वस्तु यहाँ रहेगी तो उनको यहाँ दिखेगा,
या फिर यहाँ दिखेगा, ऐसा होता है ना, कुछ कुछ कैंडिडेट के साथ होता है। तो इस तरह की चीजें हैं कि वस्तु कहीं है और दिख कहीं और रही है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे दिक्कत होगा मेसोपिक विजन में, और ऐसे केस में A3 मेडिकल नहीं देगा। तो ये सारी टेस्ट मैंने बता दी, ये सब में पास हो जाते हो तो आपको A3 मेडिकल मिल जाएगा। नेक्स्ट B1 मेडिकल, B1 मेडिकल में बोला गया है डिस्टेंट विजन एक आंख का 6/9 और दूसरे आई का 6/12 होना चाहिए कम से कम। तो एक आंख का 6/9 है, दूसरे आई का 6/12, तब आपका B1 मिल जाएगा। विद और विदाउट ग्लास यानी चश्मा पहनते हैं तभी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे पावर ऑफ लेंस में राहत मिली है, 4 डायोप्टर तक होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा हाई पावर का भी चश्मा है तभी आपका काम हो जाएगा B1 मेडिकल तक। लेकिन अगर जिनका 5 डायोप्टर तक का है, जिनका 6 डायोप्टर है या फिर इससे ज़्यादा है, बहुत हाई पावर का चश्मा पहनते हैं, उनको B1 मेडिकल फिटनेस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक सवाल यहां पे आएगा, अगर सर मेरा एक आई का 6/6 है और दूसरे का 6/12 है, तो तब भी दोस्तों आपको B1 मेडिकल मिलेगा, क्योंकि 6/6 तो 6/9 से बहुत अच्छा है। तो यहां पे तो 6/9 मांग रहा है कम से कम, तो ये सही है। ठीक है, 6/18 रहेगा तब आपको नहीं मिलेगा B1, इस बात का ध्यान रखें। बाकी नियर विजन में तो ये सेम टू सेम आपका होगा क्लोज वर्क में। इसके बाद कलर विजन, इसमें भी पास करना होगा दोस्तों। कलर ब्लाइंडनेस वाले पास करने होंगे, कलर ब्लाइंडनेस हुए तो B1 भी नहीं मिलेगा। बाइनोकुलर वही होगा, नाइट विजन और मेसोपिक विजन मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट B2 मेडिकल स्टैंडर्ड। अब B2 में बोला है डिस्टेंट विजन 6/9 6/12 होना चाहिए, 6/9 और 6/12, और ये चश्मा लगा करके होना चाहिए। ठीक है, चश्मा बिना लगाए या फिर लगाए दोनों में काम चलेगा। और इसमें भी 4 डायोप्टर से ज़्यादा का लेंस यूज नहीं करना है चश्मा। इसके बाद नियर विजन में ये टेस्ट होगा। और इसके बाद एक देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ मस्ट पास टेस्ट फॉर बाइनोकुलर विजन, यानी कि अगर आप लोग कलर ब्लाइंडनेस वाले भी हो, कलर ब्लाइंड हो, तब भी दोस्तों आपको B2 मिल सकता है। ठीक है, और इसके बाद सिर्फ बाइनोकुलर विजन कम से कम पास करना होगा, यानी कि जो यहाँ पे देखा जाता है एंगल, आई का एंगल, कि एक आंख बंद करके कितना एंगल तक आप लोग देख सकते हो, वो देखा जाता है। तो ये पास करना है कि नॉर्मल है या फिर नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारे फेल भी करते हो, नाइट विजन ये सभी, तभी आपको B2 तक दे दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है अंतिम मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। देखिए, एक और मेडिकल होता है C2, लेकिन जिनको C2 मिलेगा उनको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई पोस्ट ऐसा नहीं है जिसका C2 मेडिकल है। तो C2 नहीं आनी चाहिए आपका, कम से कम C1 आनी चाहिए ताकि वर्कशॉप वाली पोस्ट मिल जाए। C1 मेडिकल में देखिए डिस्टेंट विजन एक आंख का 6/12 और दूसरे आई का 6/18 है, तभी आपको C1 मेडिकल दिया जाता है। विद और विदाउट ग्लासेस बोला है, चश्मा पहन करके भी या फिर नहीं पहने हुए है। अगर मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट का 6/18 और 6/18 है, एक आंख का और दूसरे आंख का, तब क्या होगा, तब नहीं मिलेगा आपको C1, आपको C2 दे देगा और कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। अगर किन्हीं का 6/12 है और दूसरे आई का 6/36 है, तभी भी आपको नहीं मिलेगा। अगर किन्हीं का एक आंख का 6/6 है और दूसरे आई का 6/18 है, तभी आपको मिल जाएगा C1। ठीक है, क्योंकि 6/12 है, 6/6 है तो बहुत अच्छा है। अगर 6/6 है, ठीक है, और एक आंख का 6/36 है, तभी आपको नहीं मिल पाएगा। तो एक कंडीशन फॉलो करना होगा, ये मिनिमम है, इतना तो कम से कम करना होगा। ठीक है, अब नियर विजन वाला टेस्ट आपका होगा ये वाला चीज़, और इसके बाद बस कोई आपका एक्स्ट्रा टेस्ट में फेल करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि कलर ब्लाइंडनेस आप लोग हो, कलर ब्लाइंड हो, तब भी C1 मेडिकल में आप लोग पास माने जाओगे। बाइनोकुलर विजन और बाकी सारी जो विजन टेस्ट होती है उस सब में भी अगर फेल करते हो तब भी आपको C1 मेडिकल में पास कर दिया जाता है, यानी ये वाली मेडिकल आपको दे दी जाती है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कैंडिडेट यहाँ पे लेसिक सर्जरी वाले होंगे, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि और जानकारी के लिए आप लोग चाहो तो चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल IRMM वॉल्यूम 1 का चैप्टर 5, इसको सर्च करते हो दोस्तों गूगल में, तो आपको एक PDF मिलेगा, उससे आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या टेस्ट होता है और बाकी सारी चीजें हैं जो कि इंडियन रेलवे इस वेबसाइट पर भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद B पॉइंट है, कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी, जिन्होंने भी लेसिक सर्जरी करवाया है और एनी अदर सर्जिकल, या फिर कोई भी आंख का सर्जरी कराया है करेक्ट करने के लिए, आंख को आंख ठीक करने के लिए। ठीक है, ऐसे छात्र को बोला गया है कि नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट दैट रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A3, उनको A3 मेडिकल सिर्फ नहीं मिलेगा, लेकिन B1 इनको मिल सकता है, B2 भी मिल सकता है और C1 भी मिल सकता है लेसिक वालों को। ठीक है, लेसिक सर्जरी वालों को, तो ये अच्छी खबर है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपकी जो लेसिक सर्जरी होनी चाहिए 1 साल पुराना होना चाहिए, 1 साल पुराना। तो ध्यान रहे जो लेसिक सर्जरी वाले हैं, क्या आपका लेसिक सर्जरी 1 साल पुराना है या फिर नहीं है। अगर पुराना है 1 साल, तब तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों, आपको B1 मेडिकल मिल जाएगा।
सर्जरी कराने के बाद भी। लेकिन अगर 6 महीना का ही सर्जरी अभी हुआ है, 8 महीने का हुआ है, तो ऐसे केस में ये चीज़ नहीं मानी जाएगी और आपका जैसा फिटनेस आएगा उसके अकॉर्डिंग या तो C1 देंगे या तो B2 देंगे। B2 भी नहीं, मुझे लगता है कि C1 ही दे देंगे। तो एक गुड न्यूज़ भी है, जिनका पुराना लेसिक सर्जरी है 1 साल से ज़्यादा या फिर 1 साल तक, उनको यहाँ पे B1 तक मेडिकल मिल जाएगा। और B1 मिलने का अर्थ है कि आप लोग को तो कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी ना। B1 की ही तो पोस्ट है ना मैक्सिमम, सिर्फ एक ही पोस्ट है ट्रैक मशीन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में A3, बाकी मैक्सिमम पोस्ट पे B1 ही है। तो B1 मिल गया तो समझिए कि आपका काम हो गया। इसके बाद देखिए, जो एक्स सर्विसमैन वाले छात्र होते हैं उनके लिए एक प्रावधान किया गया है और मेडिकल स्टैंडर्ड एक्स सर्विसमैन का डिफरेंट होता है दोस्तों, अलग, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन में है तो उनका आंख में दिक्कत होगा, प्रॉब्लम तो होगी ही होगी क्योंकि एज भी ज़्यादा ऐसे होता है। तो एक कैंडिडेट है जो कि पैरा नंबर 534 देखिएगा, इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1 का, ठीक है, ये जो चैप्टर 5 वाला है ना, इसको डाउनलोड कीजिएगा गूगल से, ये सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा एक PDF और उसका पैरा नंबर 534 देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स सर्विसमैन को कैसे कैसे मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। तो ये चीज़ में मैंने बता दी, बाकी सारा मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको कवर कर दिया है, कैसे कैसे आपका चेक होगा और किस तरह से कैंडिडेट को यहाँ पे मेडिकल टेस्ट मिलते हैं। नॉर्मल टेस्ट होगा जो कि सारा कुछ मैंने बताया, और इसके बाद जो आई वाला टेस्ट होगा, तो ये सब चीज़ों से आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा। अब एक और बात आती है कि सर अगर यहाँ पे मेडिकल अनफिट हो गए तब क्या होगा। मान लेते हैं कि मुझे एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई हूँ जिसका मेडिकल B1 है, ठीक है, मेरा B2 मिल गया तो पोस्ट तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब क्या होगा, क्या मुझे रीमेडिकल मिलेगा? तो यस, सभी कैंडिडेट को दोस्तों रीमेडिकल मिलता है, रीमेडिकल। और रीमेडिकल का प्रोसेस होता है 1 मंथ का समय यहाँ पे मिलता है आपको, 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको देना होता है और रीमेडिकल के लिए आवेदन करना होता है। रीमेडिकल के लिए आवेदन कीजिएगा, दोबारा से रीमेडिकल आपका होगा, सही प्रोसेस से कीजिएगा जो रेलवे बताती है, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाता है। और दोबारा रीमेडिकल में अगर आपको B1 मेडिकल दे दिया गया तो आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन फिर से जो मेडिकल आया था वही मेडिकल मिल गया तो फिर आपको कोई मौका यहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो मेडिकल टेस्ट फेल करने वाले को एक और मौका देती है रेलवे रीमेडिकल का, और रीमेडिकल में अगर पास कर गए तो नौकरी मिलेगी, वरना रीमेडिकल में भी फेल कर गए तो फिर आप यहाँ पे कोई नौकरी आपको नहीं दी जाती है। लेकिन जो कैंडिडेट 3 या 4 पोस्ट पे क्वालिफाई हुए हैं और B1 मेडिकल फेल करते हैं और C1 वाली पोस्ट पे काफ़ी प्रेफरेंस डाल चुके हैं और इसका मेडिकल भी पास है, ऐसे छात्र को C1 मेडिकल वाली पोस्ट मिल सकती है, बशर्ते कि वो पोस्ट आपके जोन में हो ठीक ठाक, और यहाँ पे ऐसा ना हो कि वो पोस्ट ही भर जाए पहले और प्रेफरेंस आपका बहुत लास्ट में हो, तो ऐसे केस में भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस फर्स्ट पे है या फिर 1-2 पे है जल्दी से, तो आपको B1 फेल करने पर C1 वाली पोस्ट आपको मिल सकती है। लेकिन 1 से ज़्यादा पोस्ट पर क्वालिफाई हो तब, अगर C1 वाली पोस्ट पर क्वालिफाई नहीं हो तो कैसे मिलेगा? C1 मेडिकल पास होने पर नहीं मिल पाएगा। आई थिंक कि सारा डाउट मेडिकल के रिगार्डिंग आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी मेडिकल को लेकर के कोई और क्वेरी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा हर जगह पे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।